गुड आफ्टरनून। नमस्कार पुनीता मैम। नमस्कार पुनीता जी, ये कविता जी हैं। हम सबके नाम देखिए कैसे राइम करते हुए है ना। कविता जी हमारी हेडमिस्ट्रेस हैं प्राइमरी सेक्शन में। नमस्कार मैम। जी जी जी, बस 1 मिनट में सर ज्वाइन कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो सर इज ऑलरेडी सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। और पुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। यस कविता मैम। व्यस्त समय के बावजूद आपने हमारे बच्चों और पेरेंट्स के लिए इतना समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका। यस नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर शुड वी बिगिन? जी शुरू कीजिए। ओके। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. And you must be wondering why we are here today. So as you all know, in a month's time you will be in middle school. All the children will be in middle school. You will be leaving primary section and you will be promoted to class 6. And all parents must be aware, they are already aware that in our school we have 3 language formula, okay, 3 language policy. And the language we offer here in Alcon International is Sanskrit and German, besides English and Hindi. So to give you more insight about Sanskrit, why you choose Sanskrit, why not German, why not Sanskrit, that Sunita ma'am is going to take you for this beautiful session. And we have a guest here, Mrs. Punita Verma, and she will be talking about why Sanskrit, because Sanskrit is our language. It is the root of all the languages. So I hand over the floor to Miss Sunita Rajiv, HM Middle School. So Sunita ma'am, please take over. Thank you so much, Kavita ji. Today is a very great day because we started our celebrations for Vasant Panchami. And I'm just reminded of those 2 lines from Robert Frost's poem, 2 roads diverged in a yellow wood and I could not travel both. So 2 राहें पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो पहले मार्गदर्शन के लिए अपने प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर और इस 2 राहें पर कैसे उनको चयन करना है, उसके लिए थोड़ा सा अपने विचार भी रखें और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य वक्ता जी को बुलाएंगे। सर ओवर टू यू। आपसे अनुरोध है कि पेरेंट्स को अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद सुनीता जी एंड थैंक यू मिस कविता। डॉक्टर पुनीता इज हियर। तो सुनीता जी आप ये अन्याय मत कीजिए, इतने एक्सपर्ट लोगों के होने के बाद आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं मार्गदर्शन करूं। मैं तो इनको खुद फॉलो करूंगा जो ये हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को आज एडवाइस करेंगे। और हाँ, थोड़ी बहुत जो हमारी अपनी एक गर्व की बात है और जो एक दिल से महसूस करने वाली बात है, जिसको हम एल्कॉन स्कूल में हमेशा बच्चों और पेरेंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वही कुछ विचार हैं जो एट ग्लोबल लेवल हमारे नेशनल लीडर्स और लीडर्स ऑफ ग्लोबल रिकग्निशन, उनके कुछ 1-2 विचार हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनमें इतना सार है जो उसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी मानिए, हमारे फिलोसोफर मानिए, गाइड मानिए, अपनी संस्कृति के और अपनी देशभक्ति के जो उदाहरण हैं श्री अरबिंदो, तो उनके शब्दों में उनका जो परसेप्शन था संस्कृत लैंग्वेज के लिए, उन्होंने लिखा है कि संस्कृत लैंग्वेज as has been universally recognized by those competent to form a judgment is one of the most magnificent, the most perfect and the most prominent and wonderfully sufficient literary instrument developed by the human mind. जो लोग श्री अरविंद को पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे कि उनकी लैंग्वेज जो है बहुत रिच होती है और उसमें अब एक ही सेंटेंस में कितने उन्होंने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। अगर आप देखें दी मोस्ट, अब इससे आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए बोला कि दी मोस्ट मैग्निफिसेंट, द मोस्ट परफेक्ट, अब परफेक्शन से आगे क्या हो सकता है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वंडरफुली सफिशिएंट लिटरेरी इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड बाय द ह्यूमन माइंड। तो ये तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर का शब्द है। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, इफ आई वॉज आस्क्ड
what is the greatest treasure which India possesses and what is her greatest heritage, I would answer unhesitatingly that it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is the magnificent inheritance, and so long as this endures and influences the lives of our people, so long will the basic genius of India continue. तो अब आप देखिए कि देश की आज़ादी और आज़ादी के पहले से जो लोगों के दिलों में अपनी भावनाएं थी, जो महसूस किया है लोगों ने, जो उन सिद्धांतों पर जी चुके हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समझते हैं, जो हमारी सभ्यता को समझते हैं और जिन्होंने हमारी भावनाओं को जाना है, अगर उनके विचार इस भाषा के बारे में इतने गहन और इतने सफिशिएंट है अपने आप में, तो उसको जैसे बोलते हैं कि सूरज को आंच दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बच्चों और पेरेंट के पर्सपेक्टिव से आज हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है जिसमें कविता जी और सुनीता जी दोनों आए हैं बच्चों से और पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए। हमारी केवल कोशिश ये है कि ह्यूमन नेचर है, क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, एप्रीहेंशंस होते हैं, और खासकर जब चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो उस समय एक मार्गदर्शन के लिए हमने अपने डॉक्टर पुनीता जी को रिक्वेस्ट किया है कि वो एक सही मार्गदर्शन सभी को दे पाएंगी, और उससे जो भी दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जो भी एप्रीहेंशंस हैं, आई एम श्योर कि उसके बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरा जो एसोसिएशन है संस्कृत के साथ, पुनीता जी की स्माइल से मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने इमीडिएटली इस बात को समझ लिया कि जो एक मैथमेटिकल या जीवन में जो लॉजिक की बात होती है, और जिस तरह से हम बोलते हैं कि संस्कृत भाषा ना केवल भाषाओं की जननी है बल्कि ये एक लॉजिक की भी जननी है। आज विश्व में जहां भी लोग जो है आईटी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं या उससे रिलेटेड लॉजिक को समझ रहे हैं, उन सब ने संस्कृत के महत्व को समझा है। और ऑब्वियसली जितनी भी भाषाएं हैं हमारे अपने देश में और बाहर भी, उन्होंने जो इंस्पिरेशन संस्कृत से ली है, तो उस पर मुझे विश्वास है कि इसके बाद जो भी कहीं भी कोई छोटे मोटे बादल भी होंगे दिमाग में, तो वो सब जो है छट जाएंगे, और ये प्रकाश की तरह जो है आज सबको पुनीता जी की तरफ से हमको मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ हमारी एक्सपर्ट को सुनने के लिए। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए कैमरे में। सेजल और प्रजन ये सोच रहे हैं कि सुनीता मैम ने खुद शुरू कर लिया, ये तो हमने शुरू करना था। तो सेजल आपके लिए बिल्कुल मंच खुला है, आप शुरुआत कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नमो नमः। सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। अरे सेजल, आज सुबह सुबह तुम श्लोक वाचन करने लगी, क्या बात है? हाँ प्राजन्य, संस्कृत तो मेरा प्रिय विषय है। यह तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सेजल, यह तो बताओ कि आज हम दोनों इस सभा में आखिर क्या बताने वाले हैं? सोचो सोचो और बताओ। अरे मैं तो सोच सोच के थक गया हूँ, अब तुम ही बता दो ना, क्या बात है? अच्छा सुनो, आज हम सब यहाँ पर संस्कृत भाषा के विषय में अनेक ऐसी बातों को जानेंगे जो हमें अभी तक नहीं पता है, और हमारे स्कूल के जो छोटे भाई बहन हैं जिनके मन में संस्कृत और जर्मन भाषा को लेकर अनेक दुविधाएं। धन्यवाद महोदया। अब मैं आप सभी को आज की मुख्य वक्ता जी की संस्कृत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों से अवगत करवाती हूँ। डॉक्टर पुनीता शर्मा संप्रति श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय दिल्ली के संस्कृत विभाग में रीडर पद पर कार्यरत हैं। आप MA, MPhil, PhD, पोस्ट MA डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक्स तथा ज्योतिषाचार्य हैं। कई प्रकार के पुरस्कार, छात्रवृत्तियां तथा शोध वृत्तियां आप प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप तथा शोध हेतु ऑल इंडिया जूनियर रिसर्च फेलोशिप हैं। 1990 में भारती मिश्रा स्वर्ण पदक तथा दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा
प्रतिभा पुरस्कार का सम्मान आपको प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में आप भाग लेती रहती हैं तथा कई शोध पत्र भी प्रकाशित कर चुकी हैं। अब मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर पुनीता महोदया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सभी का। परम सम्माननीय प्रिंसिपल श्री संजय यादव जी, मैडम सुनीता राजीव जी, हायरार्की शायद मुझे ना पता हो, कविता मैडम, अभी जिन्होंने मेरा परिचय दिया वंदना मैडम और निरुपमा मैडम, उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, उनके पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा पूजनीय हैं, और छोटे छोटे बच्चों, जितने नाम स्क्रीन पर आए सारे संस्कृत में थे। सुनीता संस्कृत, वंदना संस्कृत, संजय सर संस्कृत, यादव संस्कृत, कोई भी नाम ऐसा अभी तक नहीं आया जो चिंकी पिंकी टिंकी आया हो। सबके नाम संस्कृत में थे। संस्कृत हमारी पहचान है। आज हम ये तो संस्कृत की विशेषताएं तो आपको निरुपमा मैडम, वंदना मैडम, सुनीता मैडम ढेर सारी बता देंगी। कुछ नई सी बात करते हैं। पेरेंट्स जरा इसको ध्यान से सुने क्योंकि बच्चे जरा थोड़े छोटे हैं। विषय है व्हाई शुड वी स्टडी संस्कृत। संस्कृत क्यों पढ़ें? दो मेथड होते हैं किसी भी चीज को डिसीजन करने के। एक मेथड होता है बच्चे इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। ये सारी चीजें साइंटिफिक ढंग से सोचोगे तो स्टेप वाइज में चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कोई पूछे गाय क्या है, इंडक्टिव मेथड है, उसकी 4 टांगे हैं, उसका 2 सींग हैं, वो सफेद रंग की है, वो दूध देती है। ये सारे आपने विशेषताएं बताई। स्कूल में क्लास 6 से शुरू हो जाता है, राइट एन एसे ऑन ताजमहल, राइट एन एसे ऑन दिस एंड दैट, दीज आर ऑल इंडक्टिव अप्रोचेस। ये इंडक्टिव अप्रोच जो होती है ये है तो बड़ी अच्छी, पर कंफ्यूजन पैदा कर देती है। कैसे? गाय सफेद है तो मुझे एक घोड़ा मिल गया रास्ते में, वो सफेद था तो मैंने मान लिया ये गाय होगी। इस तरह हमने हर चीज, गाय की 4 टांगे हैं, रास्ते में कुत्ता मिला, मैंने कहा भाई ये भी गाय होगी। इंडक्टिव मेथड अच्छा तो है। सब लोग जर्मन पढ़ो, आप फॉरेन चले जाओगे, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं किसी भी लैंग्वेज को ये नहीं कर रही ये नीचे हो जाए ये ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं लेना। बिल्कुल अनबाइस्ड होके, बिना किसी प्रिजुडिस के सोचो, बिना किसी पूर्व धारणा के, फिर डिसीजन करो, फिर तुम्हें रिपेंटेंस नहीं होगी। ये इंडक्टिव मेथड था। दूसरा मेथड है डिडक्टिव मेथड। भगवान बुद्ध कहते हैं ये ज्ञान को देने का ज्यादा अच्छा मेथड है। इसको हम डिडक्टिव लॉजिक में यूज करते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको सिंपल ढंग में बताएं। डिडक्टिव मेथड कहता अच्छा है, भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि भाई ये चीज क्या है। मान लो भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा गाय क्या है, तो सामने जो बच्ची बैठी हुई है उसने कहा, मैंने कहा तुमने घोड़ा देखा है? हाँ। घोड़ा गाय नहीं होती, कुत्ता भी गाय नहीं होता। वो कहेगा दीवार, दीवार भी गाय नहीं होती। जितनी चीजें उसे मालूम थी मैंने सारी नेगेट कर दी। दिस इज कॉल्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन। जितनी चीजें आपके सामने पड़ी हैं एक एक करके डिडक्ट कर दो, जो बचा वो आपका है। मैं दुकान पे जाके साड़ी इसी ढंग से छाटती हूँ, डिडक्टिव मेथड से, इंडक्टिव नहीं लगाती। हर जगह में यही लगाते रहो। अब भाषा का चयन करना है। चयन, चूज, चॉइस। अभी आज तो मामला उलझा हुआ है संस्कृत और जर्मन में, कल उलझ जाएगा मैथ्स, आर्ट्स और कॉमर्स में, फिर उलझ जाएगा जीई में। तो पहले यही चर्चा करें चयन करते कैसे। 3 चीजें ध्यान से देखनी चाहिए। ये समस्या पैदा पता क्यों हुई? पहले स्कूल शांति से सब पढ़ा रहे थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, जर्मन पढ़ाते थे, और एक अपना एक पीयर ग्रुप की तरह हम वो हो वी कैन स्पीक जर्मन, वी कैन स्पीक फ्रेंच, बड़ा जरा फैशन लगा हुआ था स्कूल में। ये हमारे सम्माननीय मोदी जी ने एक दिन क्या कर दिया कि ये बोल दिया कि हमें भारत की शान में विचार करना चाहिए, हमें गर्व में उसको महसूस करना चाहिए, हम फॉरेन लैंग्वेज की जगह अपनी लैंग्वेज पढ़ें। ये जो खबर थी ये ANI ने खबर को छापा और पता नहीं कितने सारी जगह में, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में बिल्कुल फैल गई कि वहां की चांसलर को बोलना पड़ा कि ये आप ऐसे स्टेट के स्कूल में नहीं कर सकते। फिर नोटिफिकेशन आ गया 15 नवंबर को KVS वगैरह में।
कि आप जो है प्रमोट करो, मतलब संस्कृत पढ़ाओ, गुजराती पढ़ाओ, मराठी पढ़ाओ, अपनी भाषा पढ़ाओ। इसलिए ये मुद्दा उछल गया। इस देश में मुद्दे उछल जाते हैं, भाषा उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उछल जाती है, कभी भी उछल जाती है। तेलंगाना भाषा के चक्कर में अलग हो गया, झारखंड और बिहार भाषा के चक्कर में अलग कर दिए गए, इसलिए ये पॉलिटिक्स भी इसके अंदर आएंगे। अब अगर हम एक भाषा, मान लो पहले सब जर्मन पढ़ रहे थे स्कूल में, एक हटाएंगे तो संजय सर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले टीचर का क्या करें जो रखा हुआ है, वो नाराज हो जाएगा टीचर, संजय सर के पास उसका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा, जो बच्चे पढ़ चुके थे उनके क्रेडिट कहाँ लगाएं, ये दूसरी समस्या आ जाएगी जो आपकी टीचर इंचार्ज होंगी या प्रिंसिपल होंगी। फिर उसके बाद में एक एलिगेशन लगेगा कि कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर लैंग्वेज पॉलिटिक्स शुरू हो गया है और ये बीजेपी की भारी कारस्तानी है। फिर अगले दिन अखबार में आएगा, कुछ टीचर इकट्ठे होंगे, मुद्दा उछलेगा, धरना होगा, और फिर जैसे कभी आज गाय को लेके प्रोटेस्ट होता है, फिर किसी हिंदू को लेके हो जाता है, फिर काशी विश्वनाथ को लेके होता है। एक प्रोटेस्ट का मुद्दा चाहिए होता है, इसलिए हम एक मुद्दा लगाएंगे। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत है, अब आप ध्यान से सोचो, कि मैं अपना कल्चर तो ना जानूं और पड़ोसी का जानूं। इसमें विकल्प दे डाला। विकल्प का मतलब होता है चूज करो। बच्चों को तो मालूम नहीं है, बेसिकली ये सेमिनार पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि बच्चों को तो जो कह दिया जाएगा वही होगा। पहली चीज, जब हम चूज करते हैं, कुछ लोग संसार में ना, अब साइकोलॉजी पर चलो, पूर्व धारणा से ग्रस्त रहते हैं। पूर्व धारणा मतलब एक प्रिजुडिस मैंने पाल लिया। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, जो होशियार बच्चे थे वो साइंस में जाते थे। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये वहां जो कनॉट प्लेस के स्कूल से पढ़ी हूँ, वो ओवरऑल पहन के स्कूल में घूमते थे, दे आर वेरी ब्राइट। फिर जो कम नंबर वाले होते थे वो आते थे आर्ट्स में। जब मेरे पिताजी ने मेरी दिसंबर में साइंस छुड़ा दी, खुद स्कूल चले गए, कहते आर्ट्स पढ़ो, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में थे, वो चाहते थे मैं आर्ट्स पढूं। तो एक धक्का उस उम्र में मुझे भी लगा था कि क्या मैं बुद्धू हूं। ये पूर्व धारणाएं हम सोसाइटी को देख करके क्रिएट करते हैं। याद रखो, तुम्हें डिसीजन अपने लिए लेना है, सोसाइटी के लिए नहीं। यही 10 साल बाद नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने क्या पढ़ा था। इसका एग्जांपल देती हूँ। कॉलेज में एक ऑप्शन होता है जीई, जेनेरिक इलेक्टिव। उसमें बच्चों को, जैसे एक बच्चा फिजिक्स ऑनर्स है तो उसको एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कॉलेज में 18 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो 18 सब्जेक्ट में से शेष 17 में से एक लेना है उसे, ठीक है। अब वो जब संस्कृत में, एक बार तो ऐसा हुआ 4 सेक्शन संस्कृत के बन गए। बेसिक सवाल, मैम हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती जो इतनी अच्छी है। अब उनको क्या आंसर दिया जाए कि सारा पॉलिटिक्स है। इसलिए हम लोग पूर्व धारणा को छोड़ दो। अब 3 पैरामीटर फिक्स कर लो, क्या, क्यों और कैसे। स्कूल में एक हिंदी की किताब होती थी, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा। उसी को याद रखो, क्योंकि हमारा नॉलेज 5th तक है। 5th में एक सवाल आया था उससे पहले, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा। चिड़िया की कहानी ले लो, तोते की ले लो, जो भी कहानी तुम्हारे दिमाग में है उसको ले लो। इसलिए हम यहां पर क्या है, और फिर देखो कि इसका आधार क्या है, लोकस क्या है। ऑप्शन तब चुना जाता है जब विकल्प ज्यादा हो। जिसके पास विकल्प ही नहीं है, जिसके पास है ही नहीं, एक ही कपड़े हैं, वो उसी को धोता है, उसी को पहनता है। मैं जब तुम जितनी थी, मेरे पास स्कूल में भले ही विकल्प थे, पर घर में कोई विकल्प नहीं था। वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू, स्कूल में ढेर विकल्प थे, टीचर आता था टेक दिस वन, दूसरा टेक दिस वन, लेकिन घर में 0 विकल्प था मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी ने डिसाइड कर लिया, पापा आपको स्कूल में फ्रेंच है और ये है और ये है, किसी तरफ नहीं बेटा देखना, कोल्हू के बैल की तरफ सीधी संस्कृत पढ़नी है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है। वो कोल्हू का बैल होता है, उसके यहाँ स्पेक्स लगे रहते हैं। क्यों? अरे अपना पता नहीं, पड़ोसी के घर का तूने क्या करना है, तुझे पूछ रहे हैं वो। मामला ही क्लियर हो गया, सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं। पर सभी को ऐसा शायद न मिलता हो जो मुझे मिला, इसलिए हमें इसको लिखना बहुत जरूरी है कि मम्मी और पापा, कुछ लोग बच्चे मान लेते हैं जो मुझ जैसे थे, क्योंकि मैं पापा की फैन थी, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल लकीर थी, लेकिन सारे बच्चे आजकल ऐसे नहीं है। अब हम क्यों संस्कृत को चुने, इसके ऊपर आ जाए। इतनी छोटी उम्र में 5 साल 5th के बच्चे हैं, दे आर हार्डली 10-11 ईयर ओल्ड।
इनको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी क्षमता है। एक लैंग्वेज आप घर में बोलते हो, मान लो हिंदी बोलते हो, एक लैंग्वेज आप स्कूल में बोलते हो, एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि जरूरी भी है, कंपलसरी है, वो इंग्लिश है, तो एक और फॉरेन क्यों पढ़ें? पहला सवाल। दूसरा, सारी भाषाएं फॉरेन ही क्यों पढ़ें? जिस जमीन में रह रहे हैं वो तो इंडिया की है। फिर इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेनर्स का प्रभाव आप ज्यादा देखें, या ऐसा भी इसको आप बहुत ही लो लेवल पर सोचो, हम जहां रह रहे हैं उन मदर फादर को नहीं पूछ रहे, बाहर वालों को पूछ रहे हैं। आजकल ये बड़ी भारी समस्या और हो गई है, कुछ इंटरनेट ने कर दिया। हमें अपनी माँ तो फालतू में काम करने वाली है, वो लगती है, बाहर के चेहरे हसीन नजर आते हैं। जो चीजें मुझे उपलब्ध हैं वो तो ऐसे ही हैं, बाहर की चीजें अट्रैक्शन पैदा करती हैं। हम जिस जमीन पर खड़े होते हैं पहले हमें उसको देखना चाहिए। ये स्थिति वैसे ही है, खाना तो घर का खाओ जो माँ ने बनाया, गुणगान बाहर का करो। ये दो अलग अलग पैरामीटर हैं जिसके अंदर आदमी गिर जाता है। सबसे बड़ा कारण इसके बीच में होता है पीयर ग्रुप प्रेशर। इस एज में, जिस एज में तुम हो, पीयर ग्रुप प्रेशर है। दूसरा, दोस्ती पक्की। जैसे अब ये छुटकी बच्ची दिख रही है, इसको पूछे तूने क्या लिया, अगर वो कह दे मैंने तो जर्मन ली, तो दूसरा जो है ना वो आंख बंद करके जर्मन लेगा। क्यों? दोस्ती पक्की है। बाद में पता लगेगा कि एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, दूसरा और चक्कर होता है, ये नोट्स बनाएगी, मैं नकल मार लेंगे। दूसरा सवाल, एक जना कॉपी में लिखेगा, दूसरा नकल मारेगा। ये जो स्थितियां हैं इस एज ग्रुप में, तुम्हें नहीं, बड़े बच्चों में भी है। एक असाइनमेंट दो, बाकी उसकी कॉपी करते हैं। तो मैंने सीधा तरीका रखा है, पहले वाले को ज्यादा नंबर दो, बाकी सबको 3-3 नंबर दे दो 10 में से। मैं क्यों पनिशमेंट खाऊं? इसलिए ये एक पहला मेथड है। एक और मेथड होता है क्लास में जिसको हम होशियार मानते हैं ना, जो वो ले रहा होता है, बाकी आंख बंद करके उसके पीछे चल डरते हैं। कभी कभी ऐसा टीचर मिल जाता है जो चॉकलेट देता रहता है, तो भी बच्चे उधर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, बिल्कुल। जो टीचर कैंटीन में सबको कॉफी पिलाता है तो बच्चे उसका ऑप्शन ले लेते हैं। सेटिंग भी हो जाती है आजकल कि तुमको इतने इतने नंबर मिल जाएंगे, ये भी है। लेकिन आया क्या? ये स्कूल तो पास हो गया, उसके बाद 5th हो गई, 11th हो गई, आया क्या? अब सवाल ये है, ये क्या? इसको देखने के लिए पहले हमें डोमेन देखना चाहिए। कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम, कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम एक डोमेन में होती है, एक परिधि में होती है। क्रिकेट खेल रहे हैं ना, एक पिच सेट कर लेते हैं, तो डोमेन क्या है, मुझे आगे जाके क्या करना है, या मुझे आज की तारीख में क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। हम फालतू में कह दे तो तुम जर्मनी चले जाओगे, पता लगता है एक ही लड़का था माँ बाप का, वो 10th में बिस्तर बांध के जर्मनी चला गया, माँ बाप बैठे रह गए। जर्मन की एक और बड़ी अच्छी बात है, जर्मन के अंदर ना ब्रेड, वो लेडी बैठी थी, उसने तवज्जो ही नहीं दी, देखा ही नहीं। 2 बार बोलने पे ब्रेड उसने नहीं दी। उसने सारी जर्मन वहां पर रहने के लिए, क्योंकि अगर आप ब्रेड को भी जर्मनी में बोलोगे तभी आपको ब्रेड देंगे। दे डोंट बॉदर फॉर पेनीज। वो हमारी आईएनए मार्केट नहीं है कि कोई किसी लैंग्वेज में बोले तो सामान मिल जाता है। वो अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। नंबर 2, जब रेनेसा हुआ इंग्लिश और जर्मन, तब भी वो इंग्लिश लैंग्वेज को तवज्जो नहीं देते। हाईएस्ट डिग्री वो अपनी अपनी भाषा में रखते हैं। सिर्फ भारत है जिसमें हाईएस्ट डिग्री इंग्लिश में होती है, बाकी मैंने फ्रांस में अप्लाई किया था, दे सेड कि हाईएस्ट डिग्री शुड बी इन फ्रेंच ओनली। जब उन्हें अपनी भाषाओं पे इतना गर्व है तो हमें अपनी भाषाओं पर गर्व क्यों नहीं? अगला, इसके बाद वातावरण देखो। हम वातावरण का मतलब है हम गली में खेलेंगे, हम बाहर निकल के क्रिकेट खेलेंगे तो जर्मनी में बोलेंगे क्या? फिर एक अलग से हो जाएगा। हम बाजार में कपड़े खरीदने जाएंगे, चाउमीन खरीदने जाएंगे तो जर्मन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। फिर साथ में देखो हम पढ़ क्या रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है जो लाइक माइंडेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, जैसे पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक स्पीच इत्यादि, ये सारे में अगर एक जैसा पढ़ो तो कोई नॉवेल्टी कुछ नहीं आती। नेक्स्ट चीज है बैकग्राउंड देखो। अब सेकंड चीज है कहां। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किस भूखंड पर आपकी ये भाषा काम आएगी? हम आसमान में उड़ नहीं सकते, हम आसमान में लटके हुए नहीं हैं। किस भूखंड पर ये काम आएगी? भूखंड का मतलब है हम किस लेवल पर, किस सतह पर, किस फ्लोर पर बैठे हुए हैं। एक संस्कृत है, एक जर्मन है। और किस जगह काम आएगी? मैं दुखी हो गई,
जब दुख होता है, जब सुख होता है तो सारी भाषाएं लुप्त हो जाती हैं, भाषा खत्म हो जाती है, भाषा फैब्रिक है। जब मैं जोर से गिरी तो मैंने बोला माँ, तो इंग्लिश भी भूल गई। जब सुख एक्सट्रीम होता है, जब दुख एक्सट्रीम होता है तो भाषा खत्म हो जाती है। जब कहते हैं कहीं का भटीकड़ा सा, भाटिया होता है, हम कहते हैं भटीकड़ा सा, फर्स्ट आ जाता है। गाली वाली जो देनी होती है वो भी अपनी भाषा में देते हैं, तो भी हम इंग्लिश में भूल जाते हैं। ये शर्माणी सी, शर्मा है, मैं शर्मा हूं, अपने एग्जाम्पल दे रही, शर्माणी सी। तब हम गुस्से में आके, प्यार में आके, जैसे माँ आपको प्यार से क्या कहती, आ मेरे बंदरू, आ मेरे लल्लू, आ मेरे सोनू। अब जो ये सारे नाम है ये भी अपनी भाषा में, फिर हम किस भाषा पे वो कर रहे हैं। बटरिंग में भी अपनी भाषा काम आती है। जब मस्का वस्का लगाना हो, मम्मी से कुछ लेना हो, टीचर से कुछ लेना हो, तो भी वहां पर फॉरेन लैंग्वेज काम नहीं आती, तो अपनी भाषा काम आती है। फिर प्यार में, नफरत में, ओ बेबी, ओ सोना, ये सब में भी अपनी भाषा काम आती है। इसलिए डोमेन हमारा जर्मन ना होकर के इंडियन लैंग्वेजेस है। लास्ट है क्यों लें। पहली चीज रुचि देखो, सब चीजें छोड़ दो, आपका इंटरेस्ट किसमें है। सेकंड चीज क्या, स्कोरिंग है, तो संस्कृत स्कोरिंग भी है। तीसरा, लाइफ में कूलनेस बनी रहती है। ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर की तरह रोज ही मैडम कह दे कि तुमने गलत आंसर लिख दिया, आप दोबारा नया लिखो। संस्कृत में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हमने ए टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा, हमने एक पंचतंत्र की कहानी पढ़ी, उसके आंसर तैयार हो गए तो नोट्स कंप्लीट हो गए। ये करंट अफेयर्स में क्या होता है, रोज रोज मार्केट देखो, लिखना पड़ता है। इसके बाद में सिलेबस अच्छा हो, टीचर भी जरा मजेदार सा ही हो, तो एक सब्जेक्ट आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएं। हम उस दुकान पे जाते हैं, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। तो ऐसी कोई सब्जेक्ट ले जो एक के साथ एक फ्री हो, क्योंकि ये छोटी उम्र है। अब देखो कैसे संस्कृत पढ़ने में एक के साथ एक फ्री क्या, बहुत सारे फायदे एक साथ होते हैं। दो चीजें होती हैं लाइफ में, अब ये बच्चों को और पेरेंट्स को खास तौर पे काम आएंगी। एक तो हम अपनी लाइफ में अपने को साबित करना चाहते हैं, एक सफल होना चाहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं साबित करना चाहती हूँ, क्या साबित करना चाहती हूँ कि जो सामने सुनीता मैम है उससे मैं सुपीरियर हूँ। इसमें सारी उम्र निकल जाएगी, साबित तब भी नहीं कर पाऊंगी। सारी उम्र ये और मैं आपस में वो करते रहेंगे, आज उसने साबित कर लिया, कर मैंने कर लिया, देयर इज नो लास्ट पैरामीटर। इसलिए साबित पने को छोड़ दो थोड़ा। इसलिए मुझ जैसा स्कूल में आके, कॉलेज में आके कहता है, ओए तुम फर्स्ट हो, छोड़ो, पहले 10 रैंक सब बराबर। आमतौर पर थोड़ा पीछे होता है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। जो फर्स्ट होता है ना, वो थोड़ा बुकिश टाइप होता है, वो इतना नहीं आगे बढ़ता। जो पिछले वाला होता है बड़ा मस्त होता है, वो खेलता हुआ, कूदता हुआ सब काम कर जाता है। इसलिए साबित करने की हैबिट थोड़ी कम कर देनी चाहिए, सफल होने की हैबिट को लेना चाहिए। सफल होने की हैबिट के अंदर क्या होता है, ये अच्छा है, ये स्कोरिंग है, ये विद्या है, ये सुप्रीम है। संस्कृत संस्कार देती है। आप इसका जब निरुपमा मैडम पढ़ाएगी, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। क्री धातु है करने के अर्थ में, टू डू के अर्थ में। जो अच्छी तरह करे, ये भाषा है ही नहीं। भाषा इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैं और सामने वंदना मैडम कम्युनिकेट। कल मैंने उन्हें कहा कि तुम 2-2 लाइनें लिखा करो, तब मुझे इतने मैसेज डिलीट नहीं करने पड़ेंगे। अब टीचर्स जानते हैं हम कितनी समस्या में हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अगली क्लास डालनी पड़ती है और उसके बाद इमोजी। स्कूल में तो आपने कुछ बनाया होगा या पेरेंट्स चेक रखते होंगे, कॉलेज के बच्चों पे कोई चेक नहीं, वो अपने आंसू वाली, दूसरी वाली इमोजी, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। अब ये इमोजी जो है, इसने तो पहली भाषा ही लुप्त कर दी। और जो अमेरिकन इंग्लिश है, उसने ब्रिटिश इंग्लिश को लुप्त कर दिया, एक की जगह दूसरी लेता जा रहा है। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं होता, इसका फिक्स ग्रामर सब कुछ है। ये करती है, ये परिष्कृत करती है, संशोधित करती है, रिफाइंड करती है, परिष्कृत करती है, पुनीत करती है, पायस करती है। मगर कैसे? ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी धरोहर है। जितनी भी भाषाएं हैं, अभी संजय सर कह रहे थे, उनका बेस यही है। जैसे माँ, बाइलेबियल साउंड है। बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है ना, जब बोलना शुरू करता है तो बाइलेबियल साउंड बोलता है। बाइलेबियल साउंड होता है 2 होंठ मिला के जो आवाज निकलती है। बच्चा करता है प प प प प प प।
मम्मा मम्मा पापा पापा, उसको नाना नहीं सिखा सकते आप पहली बार में। ये हमारा ऑटोमेटिक प्रोसीजर है भाषा का। तो हमने क्या किया, माँ, मातृ, इंग्लिश में मदर, मैटर, माँ, मस, जितने भी आप पूरे वर्ल्ड के लैंग्वेजेस में देखो सब माँ से जुड़ते हैं और उन सब का बेस संस्कृत है। फिर उसके बाद देखो अब इसके लाभ कैसे होंगे, लास्ट हिस्सा बताती हूँ। क्यों आम के आम गुठलियों के दाम है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि एकेडमिक सिस्टम कुछ ऐसा हो कि जो स्किल तक सीख के जाना चाहे जाए, उसके ऊपर क्यों प्रेशर लादना। जो 10th तक पढ़ के करना चाहे जाए, क्यों लादना। उसके बाद जो पीजी करना चाहे जाए, मतलब हर लेवल पर जब आप छोड़ो तो आपको कुछ गेन हो। संस्कृत उनमें से एक है। लास्ट में ये थेरेपी की भाषा है। ये भाषा साइंटिफिक बेस पर बनाई गई है जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के हिसाब से काम करती है। इसलिए शिव सूत्र जो है ना, आयुन रेलरिक एयोंग अयो छायावारट लण, ये मेरी एक दोस्त कह रही थी कि उसने जो है ना ऑटिज्म का इलाज इससे किया है। हमारे जितने पाठ है ना सारे, उस दिन कोई पूछ रहा था कि ये लखनऊ में कोई केपीएमजी यूनिवर्सिटी है, एक लेक्चर देने के बाद वहां के कुछ बच्चों ने पूछा जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। देखो कितना मुश्किल शब्द बताया मुझे। मैम जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, हमारे प्रोफेसर कह रहे हैं डाटा कलेक्ट करो, उनको कैसे समझाएं। मैंने कहा उन्हें कुछ ना समझाएं, एक ही शब्द दें। और कैसे जो स्कूल में खेलते थे, आपको तो विचार होगा, हमें तो भूल गया, आप स्कूल कॉलेज में नहीं ऐसे खेलते। स्कूल में होता था कैटेगरीज, विल यू प्लीज नेम सम, इस तरह गेम होता था। कार्स, आई लाइक इनोवा, दूसरा मर्सिडीज, तीसरा ये। आपको एक एक चीज याद करनी है। फिर ये रिवर्स हो जाता था। फिर जिसको हम बोलते हैं ना वर्ड पजल्स, ये स्कूल में बड़ा कॉमन होता था। ये बहुत होनी चाहिए, ये आपकी इट एनहांसेस द मेमोरी। अब संजय सर हैं, मैं अगर संस्कृत में ना होती तो फिजिक्स में होती। आप अपने ब्रेन का यूट्यूब पर देखो, एक एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ रहा है। सिर्फ बोलने से फायदा होता है इसको, ना अर्थ आए हुआ ना ठीक। यस, ये अनजाने में सिखाया था माँ ने। कुछ चीजें अनजाने में होती हैं, धीरे धीरे पता लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये ध्वनि बेस्ड है। ध्वनि, आपका जो इतना म्यूजिक है ना हमारा सामवेद, वो इस पर निकला है। अब सर भी हमारे उसमें लगे हुए हैं, संजय सर है, फिजिक्स के ही हैं। जो आपका बोलने का मेथड है, जो न्यूरॉन्स, जो आपके ब्रेन, देखो आजकल कितने ट्यूमर वगैरह सब हो रहे हैं। पहले आप सोचो कि वो लोग पढ़े हुए नहीं थे, उनको ट्यूमर नहीं थे। भाई सुबह सुबह उठ के, मेरे पेरेंट्स जो है होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, वहां पर बड़ी देर रात एक दिन पापा बोले बिशन पदे क्या होते हैं। अब देखो कैसे वर्ड बदला। सुबह सुबह लेडीज उठ के चक्की चलाती थी, बिशन पदे गाती थी। ओ माय गॉड, लिंग्विस्टिक विष्णु पद, विष्णु के प्रेज में जो पद गाए जाएं, जो स्टेंजा गाए जाएं, वहां अपभ्रंश हो गया, बिशन पदे गाए जी। लेकिन गा रही हैं अननोइंगली, कपड़े धो रही हैं अननोइंगली। यही बच्चों को सिखाया तो आपका ब्रेन चलता रहता है। ये योग दर्शन का कॉन्सेप्ट है, ये तंत्र का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको ये नहीं है। आप एक, जो भी मम्मियां सुन रही हो, जो पिताजी सुन रहे हो, अगर आपका बच्चा ध्यान ना करता हो, अगर उसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, अगर उसमें ऑटिज्म हो, अगर कोई ऐसी मानसिक समस्या हो, इस तरह एम्स में स्पीच थेरेपी का हिस्सा है। सारे शब्द संस्कृत के हैं। देखो, वर्षा, बारिश, बरखा, बरसात, आपकी जीभ कितनी बार घूमती है। बार बार पाठ करना चाहिए। स्कूल में टीचर को यही करना चाहिए, पहले ना पढ़ाए, आराम से बैठे, उनको कह दे 2-1 राइम दे के सब चिल्ला चिल्ला के गाओ। वैसे भी उन्होंने चिल्लाना ही है, वैसे भी चिल्लाना ही है। तो कुछ पाठ करने से, पाठक लोग वही थे, तो वो जो है उनको याद हो जाएगा। अब जिंदगी संभावनाओं के बीच में चलती है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में चलती है। प्रोबेबल चांसेस अपनी तरफ रखने चाहिए। अब तो गिट्टे खेलने का मेथड तो खत्म ही हो गया ना। एक हमारे टाइम में भाई, अब ये मॉडर्न बच्चे नहीं खेलते। गिट्टे खेलने में हम कैरी फॉरवर्ड चलते थे। वो एक बाजे होते थे, जितने कर लिया। अब मैडम को पता होगा, जो सीनियर मैडम उन्हें पता होगा, जूनियर बच्चों को नहीं पता। ये बड़ी जरूरी चीज है। वो गिट्टे खेल के कैरी फॉरवर्ड चलता था, जैसे आजकल क्रिकेट में कैरी फॉरवर्ड है। ये कैरी फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम चीज अपनी तरफ रखनी चाहिए। अगर मेरे को ना जर्मनी वालों ने बुलाया तो क्या होगा। अगर मैंने कॉमर्स ले ली और मेरे को जो है उस समय मार्केट चीन की और कोरिया के ऊपर हो गई, तो मेरी जर्मन क्या करेगी।
भाई संस्कृत तो कुछ ना कुछ करेगी ना हर जगह, इसलिए हम अपनी तरफ चलें। और फिर उसके बाद ये भाषा मैथ्स की बेस है, कंप्यूटिंग सिस्टम है, फिजिक्स के अंदर आपके ब्रेन के न्यूरोटिक सिस्टम को लेके चलती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, और इसलिए ये देव भाषा है। देव का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो आपको देती है। लास्ट एग्जांपल देती हूं, जर्मन साइकोलॉजी क्या कहती है, अपनी भाषा को प्रेफर करो, जीवन में साबित करने की होड़ छोड़ो। लास्ट एग्जांपल देती हूं और उसके बाद अपनी वाणी को भी विराम देती हूं। बहुत छोटी चीज है, बच्चे को ओम का उच्चारण कराओ, बस काफी। अब जो बच्चे बैठे हैं, क्योंकि सर भी फिजिक्स के हैं, कंठ ध्वनि है, ग्लॉटिस साउंड है। ग्लॉटिस होता है ये, अपनी जीभ को डॉक्टर जैसे कहता है निकालो जीभ करो, ऐसे करके देखना शीशे के सामने। एक बीच में काकू जिसको ग्लॉटिस है वो लटक रहा है, जो अमरूद वाला है वहां से बोला जाता है, कंठ ध्वनि है, ग्लॉटिस साउंड है। फिर ओ, ये आपकी बाइलेबियल साउंड है, और मां आपकी जो है ये नाक से निकलने वाला, ये सिर्फ ओ है, बस ओम इतना ही है। आप घर में जहां भी बैठे हो चौकड़ी लगा लो, पद्मासन लगा लो, सुखासन लगा लो, स्वस्तिक आसन लगा लो, सिर्फ बोलो। देखो ऊपर की कोई बॉडी नहीं हिलती, बोलो, सिर्फ नाभि के नीचे नीचे के हिस्से में, ये ब्रह्मा है शरीर में। फिर ऊ बोलो, नीचे की बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, ऊपर भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपका इतना, जहां पर आपके लंग्स वगैरह ये हिलते हैं। अब बोलो, पूरा नीचे की बॉडी स्टैंड स्टिल हो गई, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड है ओम का। ये होंठ नहीं जोड़ने, नाक से आवाज आएगी। अब लास्ट हिस्सा, क्यों, कुछ घर जाना चाहिए तो कुछ फायदा भी होना चाहिए। हमारे देश में कोई भी काम, आप पेपर लिखते हो ना छोटा सा, उस पे भी ओम लिख देते हो, अननोइंगली लिखते हैं, ये हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है, तो माँ पिताजी ने डाल दिया था। हम किसी पेपर पे भी ओम लिखते थे चुपके से, ऊ वाला। देखो बच्चे, ओम जो लिखा है उसके ऊपर का हिस्सा जो है, ये पूरे हमारे भगवान शिव का परिवार है। शिव जो है वो टाइम है, संजय सर होंगे, टाइम फ्रेम में हम सब रहते हैं। वी बो टू टाइम, एक टाइम में मैं पैदा हुई, एक टाइम तक रहूंगी, एक टाइम में चली जाऊंगी। टाइम फ्रेम, फोटो फ्रेम होता है ना, हम टाइम फ्रेम के बीच में रहते हैं, इसलिए हम ओम की पूजा करते हैं। ये शिव का पर्याय है, ये शिव का सिनोनिम है। ऊपर से शुरू किया, ठीक है, और नीचे आके ऐसे मुड़ गया। ऊपर से शिव शुरू हुए, जहां वो जुड़ता है वहां से पार्वती जुड़ गई, आगे मुड़ गए, गणेश की सूंड हो गई, ठीक है, पीछे गंगा जी बह रही हैं और ऊपर चंद्रमा पड़े हैं। एक साथ पूरा शिव परिवार बन गया। हमारे देश में कोई पूजा बिना उसके नहीं होती। ये ध्वनि साइंटिफिक है, ये ध्वनि तंत्र का बेस है, ये ध्वनि हमारा योग और जो है तंत्र, अध्यात्म, सब चीज का बेस है। कोई भी क्रिया इसके बिना नहीं होती। संस्कृत वो चीज है जो आपको स्वाद देती है, संस्कृत वो चीज है जो आपको गंध देती है, संस्कृत वो चीज है जो आपको सुवासित करती है, संस्कृत वो चीज है जिससे मराठी, गुजराती, सारी भाषाएं जितनी भी हमारी इंडियन है उसमें से निकली हैं। अगर ये दो ऑप्शन होते तो मैं हमेशा संस्कृत को चूज करती, कुछ मिलता, अपना ही ज्ञान मिलता, यही पता लगता माँ क्या है, यही पता लगता फादर क्या है, यही पता लगता संजय सर के नाम का अर्थ क्या है। अब होमवर्क देना होता है हर टीचर को, वैसे तो ये यातना है, आज तो सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है। होमवर्क ये है, अपने घर के सभी लोगों के ये प्रोजेक्ट करवाओ इनसे। स्कूल के टीचर मैडम देखेंगे, नंबर मिलेंगे सबको, सारे जितने घर में आपके लोग रहते हैं उन सबके नाम लिखने हैं बेटा हायरार्की से। जैसे पापा का नाम लिखना है सबसे ऊपर, अगर दादाजी हैं तो दादाजी का लिखना है, जिसके घर में जितने लोग हैं, बड़े से छोटे तक आना है। नंबर 2, कितनों के नाम संस्कृत में है, सामने लिखेंगे। फिर संस्कृत के बाद लिखेंगे किसके नाम का कौन सा अर्थ बनता है। तो आपके घर में कौन कौन से विद्वान लोग इकट्ठे हो गए हैं। जैसे अभी वंदना मैडम है, इनका नाम वंदना है, क्या पता इन्होंने अपनी बेटी का नाम पूजा रख दिया हो, अगर हो तो। अब वंदना है और एक पूजा है, अब ढूंढो ऐसे क्यों है।
ठीक है ना। इसलिए ये होमवर्क भी साथ ही हो गया। अब संस्कृत की मैडम निरुपमा मैडम के ऊपर लिखो पहले, निरुपमा मैडम का अर्थ क्या होता है, सुनीता मैडम का अर्थ क्या होता है। ये तो 3-4 नाम तो मेरे को पता लग गए। संजय सर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और वंदना मैडम का अर्थ क्या होता है। फिर अपना लिखना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि आपने वो चीज पाई है लाइफ में जिससे दूसरे अछूते रह गए हैं। यदि मौका हो, अवसर हो, तो इसी चीज को आगे बढ़ाओ। मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद महोदया जी। हमें पूरा विश्वास है कि आपके ज्ञान के अथाह सागर द्वारा हमारे मित्रगण व अभिभावक अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे और उनके मन में वैकल्पिक भाषा के लिए जो शंका रही होगी उसका निराकरण हो गया होगा। अब मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है, वे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं संस्कृत की विशेषताओं से युक्त एक पीपीटी। सभी गुरुजनों को, विद्वत जनों को कोटि चाह प्रणाम। सही कहूँ मैम तो मुझे तो ये लगता है जो आज हमारी मुख्य अतिथि जी ने, डॉक्टर साहिबा ने जो कहा, उसके बाद कोई शब्द तो अब रहा ही नहीं और कोई शंका भी नहीं रही होंगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगी कि यदि मैं अपनी बातों के माध्यम से अभिभावकों का और छात्रों का कुछ मार्गदर्शन कर पाऊं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम स्कूल का आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। संस्कृत के आदर्श वाक्य, संस्कृत के श्लोक व संस्कृत की सूक्तियां आज के आधुनिक युग में भी किसी अन्य भाषा में परिवर्तित नहीं हुई हैं, जो कि संस्कृत की महत्ता को हम सभी के सामने परिलक्षित करती हैं। आज भी सभी कार्यालयों के आदर्श वाक्य संस्कृत में ही हैं। जैसे हमारे विद्यालय का आदर्श वाक्य सेवार्थम ज्ञानम, अर्थात ज्ञान सेवा के लिए है। 16 संस्कार। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, हमारे जीवन की शैली है। इसलिए जीवन से मृत्यु तक जो भी संस्कार हैं वे संस्कृत भाषा में ही निहित हैं, जो हमें हमारे देश की संस्कृति व नैतिक मूल्यों के साथ हमेशा जोड़े रखते हैं। शब्दों का उच्चारण एवं क्रम। संस्कृत भाषा में शब्दों का उच्चारण का बहुत ही महत्व है। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम लिखेंगे भी शुद्ध। संस्कृत भाषा की एक अन्य अनूठी विशेषता है, वाक्य में शब्दों के क्रम को यदि बदल भी दिया जाए तो वाक्य का अर्थ कभी भी नहीं परिवर्तित होता, वह हमेशा एक जैसा रहता है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अहम सूर्यज्ञानिकता व शुद्धता की कसौटी पर पहले स्थान पर रखा गया तथा अंतरिक्ष पर समाचार भेजने के लिए संस्कृत भाषा का चयन किया गया। इसके साथ साथ 21वीं शताब्दी का जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है उसका कीबोर्ड भी संस्कृत भाषा में ही है। तो इसलिए संस्कृत हमारे लिए तकनीकी के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कारों के माध्यम से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम जितने भी विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो संस्कृत से अछूता रहा हो, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो या अन्य कोई भी विषय, अर्थात सब विषय संस्कृत की ही देन है। पीछे स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, और आगे बढ़ा दीजिए। समय समय पर हमारे विद्यालय में संस्कृत कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है तथा संस्कृत दिवस समारोह भी प्रतिवर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें विद्वान व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है जो अपने अमूल्य ज्ञान द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
कक्षा में विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी रचनात्मक, कलात्मक एवं ज्ञानात्मक कौशल का परिचय देते हैं। विद्यालय में समय समय पर अंतर सदन संस्कृत प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी उत्साह से भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर विजयी होते हैं और अपने विद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। आवाज नहीं आ रही है ऋषा। ऋषि से साउंड शेयर नहीं हुआ है शायद। चैट बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। मीनवाइल अगर आप अपने प्रश्न टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी जो अतिथि महोदया हैं वो इसको पढ़ पाएंगी और इसके प्रेजेंटेशन के बाद में उसका आंसर भी दे पाएंगी। ऋषि साउंड नहीं आ रही है, आप आगे चल सकते हैं। आपने अपने माइक को म्यूट रखा है शायद इस वजह से। आइए अब हम अपने विद्यालय में संस्कृत पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के विचार सुनते हैं। क्या सोचते हैं वह इस भाषा को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम तत्सव मिश्रा है। मैं छठी ए का छात्र हूँ। मैंने संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में चुना था। मैंने संस्कृत को इस कारण चुना था क्योंकि मुझे तकनीकी काम बहुत अच्छा लगता है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि संस्कृत संगणक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के लोग अपनी भाषा को बहुत बढ़ावा देते हैं और स्वदेशी भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं, परंतु हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे देशों की भाषा सीख रहे हैं। इस कारण मैंने संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में चुना। नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है। मैं तत्सव मिश्रा का पिता। इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को चुना है और मुझे इनके इस निर्णय पर बहुत गर्व है। संस्कृत भाषा से हमारे देश का भावनात्मक जुड़ाव है। आप कहीं भी चले जाइए, सेना, वायुसेना, सरकारी अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी बैंक, हर जगह आपको संस्कृत का एक प्रेरक वाक्य मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हम सब ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि हर विद्यार्थी को संस्कृत भाषा से परिचित होना चाहिए। नमस्कार, मैं विभुकांत बंसल कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत से मेरी हिंदी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। स्पीकिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे इम्प्रूव हो जाते हैं। अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ करंटली और अभी आगे भी पढ़ता रहूँगा। नमस्कार, बहुत अच्छा अवसर है जब हमारे बच्चों को मिडिल सेक्शन में आने के बाद एक विदेशी भाषा को सीखने का, जानने का अवसर मिलता है। लेकिन उससे भी अच्छा है कि पहले हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश की उस महान संस्कृत भाषा को जाने, सीखें, पहचाने जो देववाणी भी रही है, देवताओं की वाणी संस्कृत भाषा। आमतौर पर हम देखते हैं कि सभी विदेशी भाषाओं को सीखने के स्पीकिंग कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को सीखने के कोई कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल नहीं है। संस्कृत भाषा को आप अपने विद्यालय में ही सीख सकते हैं और यही सही उम्र भी है संस्कृत भाषा को सीखने की, जानने की। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए और अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, संस्कृत भाषा को सीखकर, जानकर। तो आइए हम सभी अपने बच्चों को प्रेरित करें संस्कृत भाषा को सीखने के लिए और अपने देश की संस्कृति को आभामय बनाने के लिए, अपने देश की संस्कृति को और गौरव को आगे बढ़ाने के लिए।
मेरा नाम सुमित खुस्तिकी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। संस्कृत एक बहुत ही सरल विषय है। इससे हमें हमारे वेदों का ज्ञान होता है और एग्जाम में नंबर भी खूब आते हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है। आजकल के बच्चे फॉरेन भाषाओं की तरफ भागते हैं, परंतु उन्हें अपने देश की भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है। यह भाषा हमें हमारे देश की संस्कृति से जोड़े रखती है और यही हमारी प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी है। मेरा नाम शौर्य खरे है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैंने संस्कृत इसलिए चुनी क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना और भी सरल हो जाता है और मैं अपने देश की एक नई भाषा सीखने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। संस्कृत हमारे वेद पुराणों की भाषा है। संस्कृत श्लोकों के उच्चारण मात्र से ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विद्यां ददाति विनयम, विनयान याति पात्रता, पात्रत्वात् धनां पनोति, धनात् घर ततः सुखम। और इसका अर्थ क्या है सेजल? अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हम धन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करने से हम धन के कार्य करते हैं और धन के कार्य करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और मैं हूँ सेजल, कक्षा 7वीं सी की एक संस्कृत छात्र। अगर आप मुझसे पूछें किसी ऐसी भाषा के बारे में जो ना ही केवल आपको योग्य बनाती है बल्कि आपको विनम्रता भी प्रदान करती है, तो मैं तो केवल संस्कृत का ही चुनाव करूंगी। अगर आपके सामने यह विकल्प है कि आप अपने बच्चे को संस्कृत भाषा सिखाएं या फिर कोई विदेशी भाषा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि संस्कृत सीखना बहुत ही मुश्किल है। ये सरल भी है, ये स्कोरिंग भी है, ये साइंटिफिक भाषा भी है और जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके ग्रामर के रूल्स लर्न करने होते हैं, ऐसा संस्कृत के साथ भी है। आप इसमें व्याकरण पे पकड़ बनाइए और संस्कृत सीखना बेहद आसान है। नमस्कार, मैं सोनी रमन शर्मा, कक्षा 7वीं संस्कृत का छात्र। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है संस्कृत पढ़ने। जब भी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ रहा हूँ। देश वाले संस्कृत से जी चुराते हैं, परंतु बाहर की कंट्रीज में सब लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। इवन नासा में भी जो साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और क्योंकि उनका मानना है कि संस्कृत ही सबसे उपयुक्त भाषा है। हर बच्चे को जीवन में अपनी संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए जिससे उसे अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व हो, हमारी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जाने समझे। अब मैं मुख्य अध्यापिका महोदया जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत विभाग को इस प्रस्तुति के लिए। मुझे एक श्लोक याद है अभी भी जो हमें हमारे पिताजी ने रटाया था। काके चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और वो हमेशा ये कहते थे कि इन 5 लक्षणों में से तुम्हारे अंदर कितने हैं। और ये जो चेष्टा करने की, वकों की तरह ध्यान करने की, हमेशा निद्रा को त्याग करके अध्ययन में मन लगाने की, ये जो संस्कार पड़े वो माता पिता की वजह से ही पड़ते हैं। बहुत बहुत नमन करती हूँ सभी माता पिताओं का जिन्होंने अपना समय निकालकर इस सत्र को अटेंड किया। और आज मेरे पास शब्द नहीं है डॉक्टर पुनीता का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारे पास कुछ ज्ञान की मोती बड़ी सरलता से उन्होंने, मैं अगर यूं कहूँ कि बिना किसी लाग लपेट के बड़ी सरलता से हमें परोसे हैं और हमें कुछ ये समझाने का प्रयास किया कि कहीं हमें मुड़ना है अपनी तरफ, कहीं हमें देखना है अपने वजूद की तरफ, कहीं हमें ये पहचानना है कि हम क्या हैं और हमारे संस्कार क्या हैं और हमारी संस्कृति क्या है। तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी, आप ये ना समझें ये सत्र किसी भी प्रकार से किसी भी भाषा को किसी भी तरह से हल्का करने के लिए था, ऐसा नहीं था। आपकी इच्छा है, आप जिधर भी जाना चाहें, दो राहें आपके सामने हैं, जहां भी आप जाना चाहें। मगर मुझे कहीं मेहनत इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि साल दर साल ये देखने को आता है कि किसी तरह माता पिता के अंदर ये रुचि कम होती है कि संस्कृत हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएं। अगर हम सिर्फ बच्चों के ऊपर छोड़ें तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ वो अधिकांश
बच्चे संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन कहीं पर पेरेंट्स का भी एक गाइडेंस आता है, और इसीलिए कविता मैम आपका बहुत धन्यवाद, इस सत्र का आपने आयोजन किया। और मैं कहीं सिंपली ये चाहूंगी, चाहे आप कोई किसी भी भाषा का चयन करें, याद रखें अगर अपने परिवार को जोड़े रखना है, उस मूलता को याद रखना है जो भारतीयता है, तो हमें वो खुराक देनी होगी, वो हमें भोजन देना होगा मस्तिष्क को, आत्मा को, बुद्धि को, जो हमारे वेदों से आता है, हमारे पुराणों से आता है, हमारे उपनिषदों से आता है। तो बस मुझे इतना कहना है और बहुत धन्यवाद करना है। और अगर कुछ हमारे पास प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, हैंड रेजिंग कर सकते हैं। पुनीता मैम ने बिल्कुल होल्ड रखा हुआ है, उनकी क्लास वेट कर रही है उनके लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ प्रश्नों नहीं, पूछो बल्कि अच्छा लगेगा, पूछो किसी का कोई सवाल हो तो। आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। कविता मैम आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो भी पूछना चाहें, या किसी अध्यापक को भी पूछना, बड़ी खुशी से। हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में नहीं सवाल आ रहा कोई भी, सब थैंक्स लिख रहे हैं मेरा, मैं भी सबका थैंक्स कर रही हूँ। कविता मैम आप म्यूटेड हैं। हैंड रेज है एक दो लोगों के, पूछो उनको ही दे दो स्क्रीन शेयर करने। हाँ जी, हाँ जी। वत्सला का हैंड रेज है, वत्सला आप अनम्यूट कर सकते हैं, इनको हम दे सकते हैं, राइट? वत्सला प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। रघुकांत एंड दैविक, हम 3 प्रश्न ले लेते हैं। 3 प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है जी। नमस्कार, आई होप आई एम ऑडिबल। यस या बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरे दोनों बच्चे एल्कॉन में पढ़ते हैं और मैं इस बात को शेयर करते हुए बड़ा डिलाइटेड फील कर रही हूँ कि इस जैसे इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट जो 20-30 सालों से चेतन बुद्धियां हैं वो इस तरफ इतना काम कर रही हैं, जिसका हम थोड़ा सा रिपरकशन अब देख रहे हैं कि थोड़ी शिक्षा नीति बदल रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आई एम शेयरिंग दिस एंड पेरेंट्स आर ऑफ द सेम व्यू। मैं इसके साथ साथ बस 2 चीजें आप सभी से शेयर करना चाहूंगी फॉर माय पास्ट रीडिंग्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। इस 70 सालों की आजादी के बाद के समय पे हमने एक भौतिक दास्ता का, एक ग्लानि का और एक ऐसे विचारधारा का हम पर जो लाग दिया गया था, उसमें हमने जीवन जिया है। और इससे अब निकलने के लिए हमारे पास ये 3-4 ही रास्ते हैं, जिसमें हम एक आयुर्वेद ले सकते हैं और एक अपनी स्वभाषा संस्कृत ले सकते हैं। बहुत खूब। और मैकॉले और मैक्स मूलर ने ये जानबूझकर स्ट्रैटेजिकली किया था। व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे वांटेड टू ब्रेक आवर एजुकेशन सिस्टम। टू गिव यू एन इंस्टेंस, ब्रिटिश असेंबली में उन्होंने अपना एक स्कॉलर भेजा था भारत को देखने के लिए। तो भारत जो आए थे, उन्होंने जो स्कॉलर आए हुए थे वो काफी भाषाओं के विद्वान थे, और उन्होंने जब असेंबली में अपने एक्सपीरियंस पेश किए तो उन्होंने बताया कि मैंने भारत की लेंथ ब्रेथ देखी है, यहाँ पर 97% लिटरेसी रेट है। कन्याओं का और जो बालक होते हैं उनका इक्वल अमाउंट है। सदर्न एरिया में तो वो 53% फॉर द फीमेल्स हो जाता है। और ये मैं आपको 18th की बात बता रही हूँ, 18th सेंचुरी की। तो सोचिए ये 200 साल पहले की ही बात है। और ये सब हुआ करता था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से। उसमें 18 स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती थी। यू नेम द स्ट्रीम विच इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग, इट वाज देयर। मेटलर्जी, कॉपर एक्सट्रैक्शन, आप किसी तरह की कोई विद्या लीजिए, एंड एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। देयर वाज नो इवैल्यूएशंस, नो एग्जाम्स। एट द एंड ऑफ द सेशन कोई भी जो आपको सिखाया जा रहा है उन 18 स्ट्रीम्स में से, उसका प्रैक्टिकल हुआ करता था। जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता था उसको उचित वो दिया जाता था। और शिक्षा में कोई किसी तरह का लेन देन नहीं था, बस गुरु दक्षिणा अंत में ली जाती थी। So it was a very conducive environment for bestowing best knowledge to the kids. और इसको तोड़ मरोड़ कर मैक्स मूलर और मैकेले ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखी कि जिसमें हमें अपने सारे शास्त्रों से, सारी विद्याओं से, उन सारी 18 important streams से अलग रख दिया गया। Just to share with you, my husband is a cardiologist and I just inquired with him once कि मिथिलेश, आपकी जो ये किताबें हैं ये इतनी मोटी मोटी अंग्रेजी में होती हैं, ये और भी भाषाओं में होती है? मेरी इच्छा हो रही थी जानने की ये हिंदी में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ है, देयर आर 86 लैंग्वेजेस टू ऑल दीज मेडिकल मोटी मोटी बुक्स। सो आई आस्क्ड इज हिंदी द पार्ट ऑफ इट? तो ही वाज लाइक मुझे वो समझ गया हल्का क्या पूछना चाह रही है। कहते नहीं, हिंदी में नहीं है। मैंने कहा मिथिलेश, सच लाइक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग
मतलब मेडिसिन साइंस इंग्लिश में है, फिलीपींस जैसे छोटे उसकी भाषा में है, छोटे छोटे देशों की भाषाओं में मिल जाएगा, और हिंदी जो विश्व की तीसरी सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और उसमें नहीं है। सो दिस इज फॉर हमें आत्मग्लानि देने के लिए, थोड़ा सा ये बताने के लिए कि आप अनपढ़ हैं, थोड़ा सा ये बताने के लिए कि आप में सभ्यता की कमी रही है, और 200 साल पहले का मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी लिंक में मैं एक चीज और थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी। आई एम श्योर बच्चों को ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हम जब देखते हैं वायुयान वगैरह, तो इसकी रिसर्च के हम जो क्रेडिट्स हैं वो देते हैं वॉलनट ब्रदर्स को। एक्चुअली आप थोड़ा सा देखें, बापूजी शिवकर तलपड़े, ऐसी वीडियोस अगर आप बच्चों को शेयर करें तो उन्हें पता चलेगा यार ये तो 1842 में इन्होंने ऑलरेडी एरोप्लेन उड़ाकर दिखा दिया था। और वो पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज जो तलपड़े जी थे उन्हें संस्कृत आती थी और उन्होंने भारद्वाज जी द्वारा रचित विमान शास्त्र पढ़ लिया था। थोड़े बहुत गुरुकुल के जो लोग थे, थोड़े आर्य समाजी जो संस्कृत और इन सबको जानते थे, उनसे मिलकर उन्होंने ये भारद्वाज जी द्वारा रचित विमान शास्त्र पढ़ा और सिर्फ एक सूक्त पे काम किया। There were 86 श्लोकास in that, 86 ways to create विमान्स। Can you believe it? 86 formulas to create a aeroplane, I mean an aircraft. That was amazing. एक सूक्त पे उन्होंने काम किया और 1842 में उड़ा भी दिया था, but then the code went to someone else and there was like other things which happen in our country also. It happens everywhere. So the intent of the institute to bring these brains together who are free, मैं इसमें बड़े दो अच्छे शब्द प्रयोग करना चाहूंगी, स्वावलंबी एंड स्वतंत्र विचार वाले, जिन्हें देश से प्रेम हो, जिन्हें अभी विश्व को बताना है कि हाँ अगर आप कहीं फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, तो हम आपके सामने। So I again मैं अपनी वाणी को इसके बाद विराम दूंगी और ये दोबारा congratulate करूंगी to the institute for taking a real good alert step, very vigilant step in shaping these 10 years, 11 years old brains, which they do have very active neurons, जैसे मैडम ने भी बताया। इस समय पे ये acute time है। अगर आप देखिए 16 संस्कारों में भी, तो जो 8वां संस्कार होता था वेदारंभ, वो 7 साल से 11 साल के में शुरू हो जाता। सो इट्स द एप्ट टाइम कि हम वो संस्कार अब बच्चों में डाल सकें। अगेन कांग्रेचुलेटिंग एवरीवन। मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। वत्सला जी का भी नाम संस्कृत में है। पुनीता जी देखिए कहाँ से क्या धाराएं बह रही हैं आज। और मिसेस बंसल को मैं आमंत्रित करती हूँ, आपका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर वत्सला जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। और अगर हमारे पेरेंट्स में अगर ये जागरूकता आ जाए तो देखिए बिल्कुल तस्वीर दूसरी होगी देश की। बिल्कुल जी। मिसेस बंसल स्पॉटलाइट कर दो। रघुकांत या रघुकांत, रघुकांत अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेबी। बस शी इज गिविंग द रैंक। सो एक्चुअली Ma'am, I'm Raghukant Bansal and I want to tell that Germany population is very low as compared to India. So we should not promote German language and we should motivate the people of Germany to learn our language. Oh my God. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। Yes, very good रघुकांत, आपको जानकर खुशी होगी, मैक्स मूलर ने सभी वेदों का पठन किया था and he was the one who was solely responsible for translating all the Vedas into English and in other languages. And then he was the one, he always has admired India from the bottom of his heart, and the one country he wanted to visit was India, but unfortunately he could not do that. So उनके मन में, और जर्मनी में आप देखिए बहुत संस्कृत का वर्चस्व भी है, क्योंकि ये भाषा भी वहीं से उद्गम होता है, संस्कृत से ही उद्गम होता है उसका भी। तो हमें किसी भाषा के खिलाफ कुछ नहीं जाना है या कहना है। हमारा बिल्कुल ये जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। भाषाएं बहनें हैं, भाषा सिर्फ वर्चस्व का माध्यम है, चाहे आप किसी भी भाषा में वार्तालाप करें। बस यहाँ पे ये करना है कि अपने देश को, अपनी संस्कृति को ऐड करना चाहती हूँ। जी जी बेटा, ये जो रघुकांत ने बहुत अच्छा बोला, संस्कृत किसी भूखंड की भाषा है ही नहीं, इसलिए देव भाषा है। देखो हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, रशिया की रशियन, इटली की इटालियन, जर्मनी की जर्मन। संस्कृत किसकी? नो भूखंड। इसलिए सब वर्क इमॉर्टल संस्कृत में लिखे गए, ताकि कल को कोई क्लेम ना करे हमारे हैं।
इसलिए ये भाषा नहीं, बेसिकली सब्जेक्ट ही है। किसी भूखंड की नहीं है भाषा, बियॉन्ड है। नहीं तो लोग तो अभी एक छोटी छोटी चीज के ऊपर, एक एक कमरे के ऊपर लड़ रहे हैं, तो किताबों पे लड़ते हैं, मारपीट शुरू हो जाती। बियॉन्ड है ऑल, ठीक है, हर हमें बियॉन्ड है ना। पुनीता मैम एंड सुनीता मैम, रघुकांत को संस्कृत मेरे ख्याल में इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो गाता भी बहुत अच्छा है। बहुत तो बढ़िया। उसको जो संस्कृत है अपने हिंदी के साथ समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता होगा, तो इसीलिए उसने ये बात बोली है, क्योंकि वो बहुत सुंदर ये लड़का गाता है। और बच्चा बड़ा प्यारा सा है। हाँ, इसमें कुछ शक नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। कविता जी, दैविक का भी हाथ ऊपर है। दैविक का भी दैविक आ जाओ बेटा, आ जाओ दैविक बजाज। यस दैविक, अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो ताकि पुनीता मैम आपको देख सके या आपके पेरेंट्स को देख सके। हम आपके दैविक, आपका हाथ ऊपर है, आ जाइए बेटा प्लीज। स्पॉटलाइट हो गए हैं आप। दे आर नॉट, हाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे अभी। तो कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से करती हूँ। पुनीता जी का तो बहुत ही करना है, हृदय से Yes, आप ma'am, बहुत है, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा आज इनको सुनकर, और मुझे तो लगता है कि हमें इनको और फ्रीक्वेंटली बुलाना चाहिए अपने विद्यालय में, ताकि हम इनको सुन सकें और सारे टीचर्स, बाकी टीचर्स भी जो हैं वो भी इनसे, इनके विचार सुनकर लाभान्वित हों और कुछ अपने अपने आप में बदलाव लेकर आए इनके विचार सुनकर। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज आपके पुनीता मैम आपको सुनकर। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रिंसिपल सर का तो बिल्कुल हृदय से आभार। दोनों प्यारे बच्चों का, सेजल और प्रजन्य का। सुंदरा जी, निरुपमा जी, आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता जी, मुझे मालूम है आपके छात्र वेट कर रहे हैं, आपने मुझसे पूछा 2 बजे से अब अभी 10 मिनट में अगला ज्वाइन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, We can end the session now. Thank you so much. Ma'am, thank you.